मैंने दूर से ही देखा, वह मुझसे कहीं अधिक उतावला था। मेरे नजदीक आते ही वह बोला, माधुरी बीमार है, उसने तुम्हें घर पर बुलाया है। मैं माधुरी के बीमार होने की बात सुनकर चिंतित ही उठी। कहीं माधुरी को उसके पापा ने किशोर को लेकर बुरा भुला तो नहीं कहा है। मैं यह सोचते ही देवगन के साथ उसके घर के लिए चल दी। कोई 20 मिनट के बाद मैं देवगन के साथ उसके घर के नजदीक आई तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। मैंने आश्चर्य से देवगन की तरफ देखा तो वह हंसने लगा। माफ करना, मैं झूठ बोला था। हकीकत तो यह है कि माधुरी दीदी के साथ उसकी ससुराल गई है और मम्मी पापा शहर से बाहर है। तो फिर तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम यह ताला खोलोगे कैसे? मैं यह कहते कहते चिंतित हो उठी। इस ताले की चाबी तो मेरी जेब में है और झूठ तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है। यह कहकर उसने ताले में चाबी लगा दी। ताला खुलते ही उसने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोल दिया। हम दोनों अंदर आ गए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। बेडरूम में आते ही देवगन ने अलमारी से इत्र का एक शीशी निकाली और मेरे अंगों पर स्प्रे कर दिया। न जाने वह कैसा इत्र था, मेरे शरीर में उसकी खुशबू समाते ही मैं मदहोश हो गई और देवगन की बाहों में समाने के लिए मचल उठी। तभी वह जोर से हंसा। इसे मैं प्रेम पियारा इत्र कहता हूँ। पापा को मैंने मम्मी के शरीर पर स्प्रे करते हुए कई बार देखा है। वह भी इसे प्रेम पियारा या मदहोश कर देने वाला इत्र ही कहते हैं। यह कहते कहते उसने पूरे बिस्तर पर स्प्रे कर दिया। पूरा कमरा मदहोशी के आलम में डूब गया। बाहर की हवा भी आएगी तो सुगंधित हो उठेगी। यह सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुराई, फिर बिस्तर पर निडाल पड़ गई। देवगन बोला, आज गर्मी बहुत है, कपड़े तो उतार दो। हाँ, गर्मी तो है, कहते हुए मैंने कपड़े उतार दिए। देवगन शांति से कहाँ बैठने वाला था, वह झुककर मेरे तलवे चाटने लगा। मैं चाहकर भी अपने पैर खींच न सकी। शुरू शुरू में तो बड़ा ही अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। मैं बुदबुदाई, कहने को तो पुरुष कहते हैं कि स्त्रियां मर्दों के पांवों की धूल है, पर क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं? यहाँ तो मेरे पांवों की धूल देवगन ही बना है। तभी अचानक मैं उचक सी गई। देवगन मेरी पैरों को चूमते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं तो उसकी इस दीवानगी को देखकर पागल हुई जा रही थी। हंसती हुई मैं बोली, अरे बुद्ध, तुमने यह सब कहाँ से सीखा है? मैंने पापा को ऐसा करते देखा है। तो तुम ताक झांक भी करते हो, बड़े नटखट हो। और तुम क्या कोई कम हो? यह कहते कहते वह मेरे पर जीभ गोल गोल चुमाने लगा। मैं एक अजीब सी पीड़ा से सीतकार उठी और उछलकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। वास्तव में ही तुम इस कला के पारखी हो, काफी मर्मज्ञ हो। मैं यह कहते कहते उसकी रोएदार छाती को सहलाने लगी। अब उछलने की बारी उसकी थी। वह जोर से मुझ पर उछला और मैंने एक सीतकार ली और प्यार की गहराइयों में डूबने उतरने लगी। हम दोनों को ही कोई होश नहीं था। हम इतने आक्रामक हो गए थे कि मधुर स्पर्श ने नोच खरोच का रूप ले लिया था। इस घात प्रतिघात में भी एक आनंद था। मेरे संपूर्ण बदन में फैली पड़ी गुदगुदी को नोच खरोच की क्रियाएं ही काबू में रखी हुई थी। तभी देवगन अचानक शांत पड़ गया। मैं तो पहले से ही निडाल पड़ गई थी। उन दिनों मैं बीए फाइनल ईयर में थी। मम्मी पापा को छोड़कर वेदांत अंकल के साथ ही रहने लगी थी। महीने 2 महीने में वह इधर का एक चक्कर लगाती और मुझसे मिलकर चली जाती। जहाँ तक मैं जानती थी, मम्मी पापा में अलगाव का कारण कमबख्त इश्क ही था। पापा से रवीना उम्र में बहुत ही छोटी थी। वह शादी कर किसी दूसरे शहर में चली गई थी। पापा को इस मामले में करारी मात मिली थी। इस दौरान मुझे जो भी युवक अच्छा लगा था, मैंने उसे छोड़ा नहीं था। अब तक मैं सैकड़ों पुरुषों से प्रेम संबंध बना चुकी थी, लेकिन उस युवक और देवगन को मैं आज तक भुला नहीं पाई थी। मेरे मन मंदिर में आज भी उनकी धुंधली तस्वीरें थी, लेकिन मैं अतीत को लेकर जीने वालों में से नहीं थी। मुझे तो हर शाम एक नया स्वाद चाहिए था। इस नए स्वाद का चस्का ही शायद मुझे पुरुष दर पुरुष भटकाता रहा। न मालूम मुझ में ऐसी क्या खूबी थी कि जिस भी पुरुष पर वह नजरें टिका देती, वह मुझे पाने के लिए मचल उठता था। मुझे प्रेम क्रीड़ा से भी अधिक आनंद छूने छाने या सहलाने से मिलता।
इसकी वजह मेरे पूर्व आशिकों का इस कला में निपुण होना ही था। स्पर्श, फिर चुंबन, इसके बाद प्रेमानंद मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया था। अब तक मेरे जीवन में कुछ ऐसे पुरुष भी आ चुके थे जो बड़े उद्योगपति या देश के शीर्षस्थ नेता थे, लेकिन मैंने उनके नाम को भुनाया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस दृष्टि से किसी पुरुष से संबंध बनाए ही नहीं थे। इसे कोई मेरी जिंदगी की भूल समझे या उसल, मेरी उम्र भी तो पैसे को महत्व देने वाली नहीं थी। खाने पीने या घूमने फिरने में जो पुरुष मेरे साथ होता वह खर्च करता ही था। मैं उसको निचोड़ना अच्छी बात नहीं समझती थी। समय धीरे धीरे यूं ही बीतता रहा। मैं उन दिनों एमए फाइनल ईयर में थी। माँ ने मुझसे मिलना अब बंद कर दिया था। बस पापा ही सहारा थे। यह सहारा भी एक दिन मेरे सिर से उठ गया। कोई हफ्ते भर बाद पापा घर आए तो उनके साथ एक 26 वर्षीय स्त्री थी। वह स्वभाव से बहुत ही चंचल और तेज तर्रार थी। पापा पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया था कि वह मुझसे बार बार कह रहे थे कि काजोल, तुम मम्मी के पास लौट जाओ या कोई नौकरी कर लो और कहीं कमरा किराए पर लेकर रहो। मैं कोई नासमझ बच्ची तो थी नहीं, यह अच्छी तरह से समझ सकती थी कि वह मुझे स्वयं से अलग क्यों रहने की सलाह दे रहे हैं। मैंने पापा से कहा, पापा आप मुझे पढ़ाई का खर्च तो दे सकते हैं ना? अरे वाह, तुम अपनी माँ की भी तो बेटी हो। जाकर उससे ही पढ़ाई का खर्च मांगो। मैं तुम्हें अब फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पापा के यह कहते ही मैं एकदम लाचार और बेबस हो गई। ब्रीफकेस में अपना सारा सामान भरकर मम्मी से आकर मिली। वह पापा से भी कहीं अधिक निष्ठुर और निर्मम निकली। उसने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अपनी व्यवस्था भी नहीं कर सकती। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें पुरुषों से पैसा ऐंठना नहीं आता? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर मैं देवगन से मिलने के लिए उसके घर आई, तो पता चला वह और माधुरी दोनों ही जबलपुर में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ छुट्टियों में ही आते हैं। मैं माधुरी के घर से वापस आई तो मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आया। वे दोनों अपने तरीके से जी रहे हैं तो जी, लेकिन उन्हें मेरे साथ भी तो न्याय करना चाहिए था। क्या उन्हें यह पता नहीं है कि एक लड़की के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल होता है? मैं वहां से सीधे कॉलेज आई। अब पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं प्रोफेसर मनोहर से मिलना चाहती थी। वह मुझ पर दिलोजान से फिदा थे और काफी अमीर भी थे, लेकिन आज वह कॉलेज नहीं आए। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजा खुला ही था। मैं अंदर आई तो वह सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 35-40 की थी और पत्नी से उनका तलाक हो गया था। बच्चे उनकी पत्नी के साथ ही रह रहे थे। मुझे अपने यहाँ अचानक ही देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वह सोफे से खड़े होकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए चहक पड़े। पत्नी न हो तब भी मुश्किल और हो तब भी मुश्किल, मेरे ख्याल से रखेल ही रखना सही है। मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लोग दोहरी जिंदगी क्यों जीते हैं? तभी उन्होंने अलमारी से एक महंगी शराब की बोतल निकाली और मेरी ओर मुस्कुराकर देखने लगे।